हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम गोवा कार्बन के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको गोवा कार्बन के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, 1967 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि मोर देन 50 ईयर्स इस कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। और ये जो कंपनी, ये कैल्साइन पेट्रोलियम कोक बनाने का ये कंपनी काम करती है। तो सबसे पहले ये जो कैल्साइन पेट्रोलियम कोक है, तो ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसके डिटेल में अगर हम जाएंगे तो वो साइंस हो जाएगी, लेकिन इसका यूज़ क्या किया जाता है हमें उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। तो देखिए, जो एल्यूमिनियम होता है तो उससे मेल्ट करने के लिए ये जो कैल्साइन पेट्रोलियम कोक है ये यूज़ किया जाता है। यानी कि जितना ज़्यादा मेल्टिंग एल्यूमिना का होगा एल्यूमिनियम बनाने के लिए, तो उतना ज़्यादा कैल्साइन पेट्रोलियम कोक का यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे सीधा क्लियर कट इंडिकेशन ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पे, यानी कि आने वाले 4-5 साल या फिर 2-3 साल जो मेल्टिंग है एल्यूमिना की वो ज़्यादा होने वाली है, तो वहाँ पे आपने यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो रेवेन्यू के नंबर्स होंगे वो यहाँ पे काफ़ी फिनोमिनल हो सकते हैं। और ये जो कंपनी है ये डेम्पो ग्रुप ऑफ कंपनी से ये कंपनी बिलोंग करती है। और अगर हम होल्डिंग की भी बात करेंगे, जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है, तो वहाँ पे जो डेम्पो होल्डिंग है जो कंपनी है उनके पास से अराउंड 59% का जो प्रमोटर का होल्डिंग है वो उन्हीं के पास हमें नजर आता है। तो देखिए, बहुत ही छोटी सी कंपनी है, लगभग 502 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। अगर स्टॉक के पी रेशियो की बात करेंगे तो लगभग 17 का पी रेशियो है और इंडस्ट्री का पी लगभग 27 का है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक अच्छे वैल्यूएशन पर ये कंपनी मिल रही है। और आरओसी और आरओई के नंबर्स की बात करेंगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले साल कंपनी लॉस में थी, तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो कि नेट प्रॉफिट पे कैलकुलेट होता है तो वो नंबर नेगेटिव है। अगर आरओसी के नंबर्स की बात करेंगे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे कैलकुलेट होता है तो वो नंबर यहाँ पे अराउंड 4.99% पे था। यानी कि कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी ने कमाया था, उसके बाद में जो इंटरेस्ट और टैक्स वगैरह कंपनी पे करती है तो वहाँ पे एट द एंड कंपनी नेट प्रॉफिट में नहीं आ पाई, वहाँ पे नेट लॉस में कंपनी आ गई थी। अब अगर हम देखेंगे तो अराउंड 5.97 का यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू है। तो देखिए, जिस तरीके का पिछले कुछ साल का परफॉर्मेंस है तो उसके बेसिस पर अगर हम देखेंगे तो प्राइस टू बुक वैल्यू का जो नंबर है वो मेरे ख्याल से ज़्यादा यहाँ पर है। और अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करेंगे तो डेट का नंबर यहाँ पे सिर्फ 95 करोड़ का है, लेकिन जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो यहाँ पे सिर्फ 3 टाइम्स का है। यानी कि जितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी कमा रही है तो उसके ऊपर 3 टाइम्स का ही, मतलब जितना इंटरेस्ट कंपनी को पे करना है उसका 3 टाइम्स की कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रही है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कभी भी रेवेन्यू के नंबर्स अगर अच्छे खासे गिर जाते हैं तो वहाँ पे कंपनी के लिए डेट पे करने में भी कंपनी के लिए इश्यूज हो सकते हैं। अब देखिए, अगर हम पिछले 4 साल के फिनेंशियल ट्रेंड की अगर हम बात करेंगे तो जो रेवेन्यू का नंबर है वो लगातार हमें डिक्रीजिंग ट्रेंड में देखने को मिलता है। और जो प्रॉफिटेबिलिटी है तो वो भी अगर हम देखेंगे तो 18 के बाद लगातार जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमें सीधा लॉस में आती हुई नजर आ रही है। तो पिछले जो 4 साल का परफॉर्मेंस है वो कंपनी का हमें बिल्कुल भी अच्छा नजर नहीं आता है। अब अगर हम क्वार्टरली नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, मार्च 2020 से लेके दिसंबर 2020 तक यहाँ पे हमने कोविड देखा था, तो वहाँ पे लगातार कंपनी ने 100 करोड़ के नीचे का रेवेन्यू कंपनी ने क्वार्टरली बेसिस पे रिपोर्ट किया था। क्योंकि पहले अगर हम देखेंगे तो ऑन एन एवरेज हर क्वार्टर में 100 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू कंपनी रिपोर्ट कर रही थी, तो वो यहाँ पे नहीं हुआ था। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो लगभग 128 करोड़ का मार्च 2021 में जब हमने रीओपनिंग देखी थी इकोनॉमी में, तो वहाँ पे 128 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने कमाया था। फिर उसके बाद में हमने कोविड की सेकंड वेव देखी थी, तो वहाँ पे रेवेन्यू के नंबर थोड़े से कम हुए, माइनर ही थी, लेकिन यहाँ पे कंपनी ब्रेक इवन पे आ गई थी, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे कंपनी आ गई थी। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 151 करोड़ के रेवेन्यू के नंबर्स हुए थे। और पिछले साल कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 200 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू कंपनी ने रिपोर्ट किया है और लगभग 16 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने पिछले क्वार्टर में रिपोर्ट किया है। तो देखिए, अगर ये कंपनी का 16 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट का नंबर है, अगर हर क्वार्टर में 16 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी का हो जाता है तो वहाँ पे 64 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी का पूरे साल में हो सकता है। और वहाँ पर अगर
अगर हम वैल्यूएशन की बात करेंगे तो लगभग 8 से 9 का पी रेशियो ही कंपनी का आएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे दिसंबर 2021 में जो डिमांड थी, जो मेल्टिंग यहाँ पे एल्यूमिना की हुई है, तो वो काफ़ी फिनोमिनल थी। तो क्या ये जो मेल्टिंग हुई है, क्या ये हर क्वार्टर में रहने वाली है? तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होगा, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ क्वार्टर में ये नंबर 200 करोड़ के नीचे रेवेन्यू का नंबर हमें आता हुआ नजर आएगा, और जो प्रॉफिटेबिलिटी वो फिर से 8-9 करोड़ के लगभग आ सकती है। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 59.72% की जो होल्डिंग्स है वो यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स के पास है, और ऑलमोस्ट पिछले 2-2.5 साल से अगर हम देखेंगे तो ये नंबर कांस्टेंट है, यहाँ पे कोई नंबर चेंज नहीं हुआ है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे कोई प्लेज परसेंटेज तो नहीं है, तो यानी कि जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने अपनी कोई भी होल्डिंग प्लेज नहीं की हुई है, तो ये भी एक अच्छी बात है। अगर एफआईआई की बात करेंगे तो एफआईआई ने यहाँ पे पिछले क्वार्टर में 0.04% का यहाँ पे स्टेक बाय किया है, और उसके अलावा अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करेंगे तो उन्होंने यहाँ पे मार्च 2020 में थोड़ी सी अपनी होल्डिंग कम की थी, लेकिन पिछले क्वार्टर की अगर हम लेटेस्ट होल्डिंग की बात करेंगे तो नी के बराबर होल्डिंग हमें यहाँ पे उनकी नजर आती है। तो देखिए 400-500 करोड़ के मार्केट कैप वाली ये जो कंपनी है, तो वहाँ पे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होने चाहिए कि ये जो कंपनी है तो यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग नहीं होगी, तो बाकी की जो 40% की जो होल्डिंग है वो हमें यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास ही नजर आती है। अब अगर हम यहाँ पे पीयर कंपैरिजन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ये जो कंपनीज हैं, जो यहाँ पे केमिकल कंपनीज है, आरती इंडस्ट्रीज, दीपक नाइट्रेट, तो यहाँ पे जो स्क्रीनर ये जो ऐप है, तो यहाँ पे जो केमिकल से रिलेटेड जो कंपनीज होती है उनसे कंपैरिजन हो जाता है, लेकिन ये एक अलग स्पेशलाइज केमिकल्स में ये कंपनीज काम करती है, और ये जो कंपनी ये पेट्रोलियम कोक में काम करती है, मेरे ख्याल से कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। और ये जो कंपनीज है ये कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखा रही है, तो अगर आपको केमिकल सेक्टर में देखना है कोई स्टॉक्स वगैरह देखने, तो आप ये स्टॉक्स भी आप ये केमिकल सेक्टर में अपने रडार पे रख सकते हो। अब अगर हम देखेंगे तो 546 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, तो देखिए पिछले 5 साल में मोर देन 300% के रिटर्न इस स्टॉक ने दिए हैं, और आपको ये देखना होगा कि ऑल टाइम हाई से मोर देन 50% ये स्टॉक अभी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो देखिए जहाँ पे स्टॉक ने मोर देन 300% के रिटर्न दिए हैं, और जिसमें ये ऑल टाइम हाई से 50% से भी ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी कि जब ये 1200 पे ट्रेड कर रहा था तो ये जो रिटर्न का नंबर था वो 600 से 700% के लगभग था। तो रिटर्न यहाँ पे काफ़ी फिनोमिनल है। तो देखिए ये एक फैक्ट है, यानी कि कभी कभार अगर हम पिछले 4-5 साल का फाइनेंशियल ट्रेंड देखेंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर ये स्टॉक ने रैली यहाँ पर दिखाई दी थी जब कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, तो उसके बाद में जैसी अर्निंग्स यहाँ पे नीचे हुई तो ये देखिए इस तरीके से ये स्टॉक गिरा है। यहाँ पर थोड़ी सी रिकवरी हमें आती हुई नजर आ रही है, तो ये आपका फैक्ट है। तो कभी भी अगर आप किसी को देख रहे हो, कोई भी स्टॉक देख रहे हो, तो वहाँ पे आने वाले टाइम पे अर्निंग विजिबिलिटी कैसी दिखती है, अर्निंग ग्रोथ कैसा दिखता है, तो ये देखना काफ़ी ज़रूरी रहता है। तो मेरे ख्याल से गोवा कार्बन ये जो कंपनी है, तो यहाँ पर अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, यानी कि सबसे पहले अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है तो बने रह सकते हो, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि जिस तरीके से रैली हुई है, अगर कुछ क्वार्टर्स, यानी कि अगर ये जो जनवरी से मार्च वाला क्वार्टर है, अगर वहाँ पर हमें डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिलता है तो वहाँ पे डेफिनेटली कुछ करेक्शन के लिए आपने रेडी रहना चाहिए। और मेरे ख्याल से अगर जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर में अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट का नंबर 10 करोड़ से कम आता है तो ये लॉन्ग टर्म बेट बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे हमें क्लियर कट इंडिकेशन होगा कि कोई कंसिस्टेंसी वहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो ये एक बात हो गई। उसके अलावा अगर हम देखेंगे जिन लोगों को इनमें इन्वेस्ट करना है, तो देखिए मेरे ख्याल से कभी भी अगर इन्वेस्टिंग अगर करनी है तो वहाँ पे 10 से 15% का प्रीमियम अगर हम दे तो वो फिर भी चलेगा, लेकिन अगर एक श्योरिटी होनी चाहिए। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट की एक अच्छी खासी, और वहाँ पे रेवेन्यू के नंबर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन क्या ये कंसिस्टेंट है? तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पे कम से कम जो मार्च एंडिंग के क्वार्टर के जो नंबर्स है उसके लिए वेट करना चाहूँगा। मैं ये सजेशन दूंगा कि जब इस कंपनी के नंबर्स आते तो वहाँ पर आपने डिसीजन लेना चाहिए। मैं मानता हूँ कि कभी कभार जो नंबर्स अच्छे आने से पहले ही जो स्टॉक होता है वो अच्छा खासा ऊपर चला जाता है, और नंबर्स अच्छे भी आ जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग वगैरह हो जाती है। तो देखिए ये एक आइडिया जिससे मार्केट वर्क करता है, ये बात आपको समझनी होगी, लेकिन कभी भी अगर श्योरिटी नहीं है तो वहाँ पर हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पे कम से कम वो रिजल्ट के लिए वेट करूँगा, और उसके बाद ही ये अगर ये नंबर्स अच्छे आते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे इन्वेस्ट करना
चाहिए। और अगर हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म के लिए तो देखिए काफ़ी बुलिश एक मोमेंटम ड्रिवन ये स्टॉक अभी नज़र आ रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अनटिल एंड अनलेस अगर मार्केट में कुछ हैवी करेक्शन नहीं होते वहाँ पे मुझे लगता है कि लगभग 600 से 650 रुपीज तक शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक जा सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि गोवा कार्बन के डिटेल एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।